about that what are the advantage and disadvantage of buying the existing business. Yes. Piyush, roll number 52, batch 2. Tell me what are the various advantages, of buying the existing business. Buying, because when we take the new business, all of the plan we already have set. So there will be easy task for the entrepreneur to ramp up his performance on the daily basis, because he knows what will be capability, what will be difficulties, what will be barrier, what will be obstacle. So he got a set track. So that will be very easy to grow his business. Okay. Yes. Anyone else who is going to give me the answers of what are the advantages and disadvantages of buying the existing business, and what are the various stages? First, give me the answer of advantages and disadvantages. Who is going to tell me about it? किसको आंसर आता है? Raise your hand. Yes, Sonam. मैम रिस्क मतलब लोअर रिस्क होता है मैम, उसके बाद फिर वो बिजनेस मतलब प्रूवन होता है, प्रोडक्ट सही होता है, सर्विस, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब मतलब वो सब प्रूवन रहता है, उसका बिजनेस कंसेप्ट और प्रोसेस ये सब सही रहता है, उसका कैश फ्लो जनरेट करता है, मतलब डे 1 से ही जनरेट कैश फ्लो हो जाता है। ये सब मैम एग्जैक्टली जो एडवांटेजेस यही है कि आपको यू डोंट नीड टू स्टार्ट विथ जीरो, मतलब एक तरीके से आपके बिजनेस में ऑलरेडी आपको पता है वहां का कंसेप्ट चल रहा है, बहुत सारे कंज्यूमर ऑलरेडी बने हुए होते हैं, कंज्यूमर बेस मिल जाता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पता होता है, मार्केट शेयर कितना है उसके बारे में पता है, फर्स्ट डे से यू कैन जनरेट द इनकम फ्रॉम दैट बिजनेस। ठीक है, उस बिजनेस को आप पहले दिन से ही उससे इनकम ले सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। एंड इन द केस जब हम कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस की जगह पे जब न्यू बिजनेस शुरू करते हैं तो वहां पर यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम जीरो, फ्रॉम द आइडिया जनरेशन टिल द लॉन्चिंग द बेसिकली कंपनी, यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये कुछ मैं अभी आपको डिफरेंस थोड़ा सा बताऊंगी कि जब एग्जिस्टिंग बिजनेस की जगह पे हम नए बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, और उसके बाद दोनों को एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब हम कोई बिजनेस जो है वो बनाते हैं पर ना कि खरीदते हैं, when we are basically creating our own business, when we are starting our own venture or business, in that case सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि you can use your creative ideas, ठीक है, आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को 100% यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि आप बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस कंसेप्ट, कौन सा मार्केट एरिया, टारगेट कंज्यूमर, सब कुछ आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कई बार आपके लिए एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि आपका आइडिया जो है वो पोटेंशियल आइडिया हो सकता है, ठीक है, वो यूजफुल हो जाए हमारे लिए लॉन्ग टर्म में, तो आपकी कंपनी जो है वो सक्सेसफुल हो जाए और बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। सेकेंड चीज कि जब कोई आप नई बिजनेस शुरू करते हैं विथ न्यू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स मिल जाएंगे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज से बोर हो चुके हैं और आपके आइडिया जो है वो उनको बहुत बेटर लगेगा, तो आप न्यू कंज्यूमर प्लस एक्सेस कंज्यूमर को भी क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली आपकी कंपनी के वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, यानी कस्टमर लॉयलिटी जो है आप वहां से बनाना शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये इजी टास्क नहीं है, यहाँ पर आपको मार्केट रिसर्च पूरा करना पड़ेगा। खैर मैं ये बात बता दूं कि बिजनेस को शुरू करना जो है वो ज्यादा डिसएडवांटेज वाला केस इसमें ज्यादा है कंपैरेटिवली टू एडवांटेज। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि बस आप कोई भी चीज को अपने हिसाब से स्ट्रैटेजिकली वे में अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग कैसे देना है, एम्प्लॉइज कैसे हायर करना है, कंज्यूमर किस तरीके से आप बना सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 इसके पॉइंट्स है एडवांटेज के। लेकिन वहीं अगर हम एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदते हैं तो वहां पर आपके साथ क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और एक फैक्टर और कि एक इसका और एडवांटेज है कि ये लो कॉस्ट हो सकता है, यानी जब आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली टू आप कोई नया बिजनेस खरीद रहे हैं उससे इसका कॉस्ट हमेशा लो ही होता है, ठीक है, यानी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने से बेटर होता है अगर कॉस्ट के मैटर में देखा जाए कि बिजनेस को आप खुद से स्टार्ट कीजिए। न्यू बिजनेस को जब आप शुरू करते हैं तो लो कॉस्ट पड़ता है कंपैरेटिवली टू बाइंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस। So these are some benefits, some basic benefits of starting the new venture.
बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, क्या नुकसान है इस चीज का, क्या बेसिकली, एक मिनट वेट करना, नुकसान क्या है इस चीज का, क्यों अगर आप बिजनेस को खुद बनाते हो तो सबसे पहला तो आता है रिस्क। और अगर मैं इंडिया का स्टैटिस्टिकल डेटा बताऊं आपको तो लगभग 80% से ज्यादा बिजनेस जो होते हैं वो फेल कर जाते हैं। जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो उसमें 80% से ज्यादा बिजनेस जो है वो फेल कर जाते हैं। द रीजन बिहाइंड इट इज कि कोई बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। अब मार्केट रिसर्च वगैरह करना, मार्केट स्ट्रैटेजी बनाना, कंसेप्ट बनाना, और सबसे बड़ी बात कंज्यूमर को टारगेट करना एक नॉन एक्सपीरियंस पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप कहीं पर भी लैक कीजिएगा दैट इज गोइंग टू इफेक्ट इन योर लॉन्ग टर्म बिजनेस, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा, इसकी रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है जब आप कोई नया बिजनेस जो है स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चीज ये है कि बहुत ज्यादा इसमें हाई कमिटमेंट चाहिए, आपको बहुत एक्सेसिव टाइम देना पड़ेगा बिजनेस को शुरू करने के लिए। टाइम टेकिंग और एफर्ट, पैशन, ये सब चीजों की जरूरत होती है। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं कोई बिजनेस शुरू करने के लिए तो कभी भी आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। वहीं पर एग्जिस्टिंग अगर बिजनेस की बात किया जाए तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रपोजल्स देखना होता है कि कौन बेसिकली प्रोजेक्ट को सेल कर रहा है, कौन अपने बिजनेस को सेल कर रहा है, और आप थोड़ा सा उसके बारे में एडवाइस लेते हैं, सर्च करते हैं, और शॉर्ट टर्म में आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको बिजनेस खरीदना है या नहीं खरीदना। लेकिन जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो यू हैव टू डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग दैट वेयर यू नीड टू बाय द लैंड, which building you are buying, which kind of company you are going to start, how many employees you need. So each and every structure you need to make when you are starting a new business. तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस इसके ज्यादा है कंपैरेटिवली टू एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाई करने से, ठीक है। रिस्क बहुत ज्यादा है, टाइम एफर्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको सैक्रिफाइसेस बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, लॉन्ग टाइम यू हैव टू गिव इन टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। रिस्क इन्वॉल्व है, पूरा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर आपका कंपनी डूब गया तो लॉन्ग रन में। और एक चीज और कि जो और ब्रांड इमेज बनाना, आपको कंपनी का ब्रांड इमेज बनाना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज अ लॉन्ग टाइम टेकिंग एफर्ट, फिर आपका रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। कंज्यूमर बेस बनाना पड़ेगा, मार्केट शेयर, एक प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। मुझे लगता है कि आप लोग में से मेजॉरिटी लोगों को शुरू करने में, तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो तो क्या सिचुएशन होता है। सबको क्लियर हो गया व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेज हो सकता है यही कि आप अपने आइडिया और क्रिएटिव से आप अपने हिसाब से बिजनेस को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आप पैशनेट हैं, टाइम दे सकते हैं, तो आप एक प्रॉपर बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं ये कहूंगी कि 80% से ज्यादा जब बिजनेस डूब रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और वो कमी के रीजन यही सारी चीजें हैं कि उसमें या तो एट्रीब्यूट ना हो, एंटरप्रेन्योर का एक पैशन, कॉन्फिडेंस ना हो, आइडिया ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, नॉलेज ना हो, तो ये सारी चीजें रह जाती हैं, कमी रह जाती हैं। तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं। एंड ये सारे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज में लिख सकते हो हाई रिस्क, ठीक है, कॉस्ट, हाई कॉस्ट, हाई एफर्ट, न्यू, आपको सारे लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपका एक्सपेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जब आप ट्रेनिंग दीजिएगा, एडवर्टीजमेंट कीजिएगा, कस्टमर बेस बनाने की कोशिश कीजिएगा, डिस्काउंट स्टार्ट कीजिएगा। तो स्टार्टिंग में मतलब बेसिकली बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? देन एग्जिस्टिंग बिजनेस, like if you are purchasing an existing business, you are basically purchasing that business whose profit is going on, ठीक है, उसका प्रॉफिट चल रहा है, क्लियर है। you will earn it from the first day, you will earn the profit from the first day. You have so many employees at that time, बहुत सारे employees होंगे आपके पास, ठीक है। आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केटिंग कंसेप्ट्स वगैरह में, या यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन अमेंड इट, but you don't need to start everything from zero. You don't need to make each and every policy from the starting, right? So there are time भी कम लगेगा, time taking भी कम होगा. You can expand the business. If the business is in successful phase, you can expand the business. आप business को expand कर सकते हो, उसको modify कर सकते हो, but you don't need to start everything from the hiring of employees to लेकर हर चीज को आपको करने की जरूरत नहीं होगी.
जब आप एक बिजनेस को बनाते हैं खुद से, जब आप बेसिकली, तो वहां पर एक सप्लायर, रॉ मटेरियल से लेके, गवर्नमेंट रेगुलेशन से लेके, रजिस्ट्रेशन से लेके, यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग। वहीं आपको पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क राइट, बहुत सारे राइट्स तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपका जो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉस्ट, रिस्क, हाँ कॉस्ट में भी कभी कभार हाई हो सकता है, कॉस्ट कंपैरेटिवली लो होता है अगर आप बिजनेस बनाते हैं, जहां आप बिजनेस खरीदते हैं उससे कॉस्ट हाई होता है, क्योंकि आपको वो सिर्फ बिजनेस नहीं दे रहा है, आपको सिर्फ एसेट और सिक्योरिटीज और शेयर्स नहीं दे रहा है, उसके साथ साथ आपको गुडविल भी दे रहा है। ठीक है, आप एक, तो उस केस में ये सिचुएशन होता है कि कॉस्ट हाई होता है, बट इन लॉन्ग रन वो आपके लिए 80% चांसेस है कि बेनिफिशियल होगा, 20% चांसेस है कि लॉस में जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम केस बात करें नए बिजनेस को शुरू करने की, तो 80% चांस है कि बिजनेस डूब सकता है, 20% चांसेस है पास होने का। तो विच काइंड ऑफ बिजनेस, विच काइंड ऑफ थिंग यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ? बताइए मुझे, क्या कीजिएगा? बिजनेस खरीदिएगा या फिर खुद से बनाइएगा? बोथ हैव देयर, फिर तो एंटरप्रेन्योर तो बनेंगे नहीं फिर तो। क्या बहुत बच्चे एंटरप्रेन्योर फिर बनने का छोड़ देंगे मैम, जो ड्रीम भी होगा वो भी छोड़ देंगे अगर स्टार्टअप ही उनका खुला कर दे। देखो बेटा, माय नोन, ही स्टार्टेड द ऑनलाइन बिजनेस ऑफ सेलिंग द क्लोथ्स, बेसिकली वुमेन क्लोथ्स जो होते हैं ना, वुमेन्स एक्टर्स, उसके क्लोथ्स उसने बेचना शुरू किया। मतलब ही कांट इवन एबल टू सस्टेन फॉर 2 months और उसका बिजनेस डूब गया। He asked me this question, कि being a woman, why, what kind of suggestion you are going to give me about this? Then I told him, sorry, कि उसने जो भी कुर्तेज और कुर्ता वुर्ता और जो भी चीजें लगाई थी ना, वो बेसिकली बहुत इजीली दिल्ली के मार्केट में अवेलेबल था, बहुत इजीली। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो दिल्ली के जो लोग थे वो तो एक्सेस कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इजीली अवेलेबल इस टाइप के प्रोडक्ट। अगर आप बुटीक से प्रोडक्ट बनवाते या कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाते जो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर कोई ब्रांड हो जैसे बीबा वगैरह जो फेमस ब्रांड है, उसके चांसेस होते हैं। बट अगर आप लोकल में हाई प्राइस और कॉमन प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो कभी भी वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं सेल होगा। तो ये चीज मैंने उसको बोला और वो उसने इस बात को इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं किया, और लॉन्ग टर्म में क्या 2 महीने में उसकी बिजनेस डूब गई। He almost spended around 2 to 3 lakhs on that particular. He spended a very less amount. That is true. But chances बहुत ज्यादा केसेस में ये होते हैं कि बिजनेस जो है वो डूबने के चांसेस लिए होते हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं होता, आपने मार्केट शेयर नहीं किया होता है, आप लोगों ने सर्वे नहीं किया होता है। कोई सर्वे नहीं करेगा, कंज्यूमर की नीड को नहीं जानेगा, तो कैसे प्रोडक्ट बेसिकली आप दिखाओगे कि भाई ये प्रोडक्ट हमें सेल करना है। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है, और यही चीज में लैक कर जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स। उनके बहुत सारे लोगों के बिजनेस डूब जाते हैं, या फिर उनका जो आइडिया होता है वो बहुत कॉमन होता है, बहुत लोगों ने अडॉप्ट कर रखा होता है। तो ऐसे केस में वो एंटरप्रेन्योर्स तो पहली बात होते ही नहीं है जो दूसरे के आइडिया और सेम टाइप को वो बिजनेस शुरू करते हैं, काइंड ऑफ, इसको ये कहते हैं। अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है और वो चल सकता है लॉन्ग रन में, तभी वो बेसिकली बिजनेस चलेगा आपका, अदरवाइज वो डूब जाएगा। तो कभी भी कोई बिजनेस शुरू करना है या अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो सबसे पहले जो अपना आइडिया है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसके बाद ही आप इस सेक्टर में एंटर होइए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है, फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। खैर, बिजनेस शुरू करने के तरीके यही नहीं है कि सिर्फ आप इनोवेटिव आइडिया के साथ एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बल्कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप फ्रेंचाइजीज ले सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर जितने भी फूड चेन है, मेजोरिटी आर द पार्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी भी आप ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी सबको पता है ना क्या होता है? एवरीवन नोज अबाउट द फ्रेंचाइजी? किसी का लोगो और ब्लूप्रिंट लेना किसी भी ब्रांड का। बेसिकली आपका जो फ्रेंचाइजी होता है, फ्रेंचाइजी आपका जो है वो, उसमें हम क्या करते हैं, हम दूसरे किसी कंपनी का, मतलब हेड कोई कंपनी, जैसे मान लो कि मैकडोनल्ड है और वो यूएसए की कंपनी है, ठीक है, उस केस में वो क्या करता है, कंपनी से हम फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत आप क्या करते हैं, अग्रीमेंट के बाद आप उस कंपनी का ब्रांड, लोगो, प्रोडक्ट सब कुछ सेम बनाइएगा जो हेडक्वार्टर आपको बताएगा। अगर चेंजेस होगा तो सीधे हेडक्वार्टर से होगा। ठीक है, पॉलिसीज वगैरह सब कुछ वहीं से मेंशन होगा। सिर्फ आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आप उसका जो आइडिया है, जो उसने आइडिया से स्टार्ट
उसका लोगो, उसका फूड टाइप, इम्प्लॉइज तक इवन, ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट सब कुछ सेम होगा जो आपके हेड ब्रांच और बाकी एरियाज में। यानी अगर आप मैकडी में जाइएगा तो यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, सेम टेस्ट, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आपको हर जगह मिलेगा। either you will go move to the Gandhi Maidan wala MACD or either you will move to Delhi wala MACD, you will get the same thing, same offers are implemented all over the world where the franchisee, मतलब जहां भी उसके franchisee या फिर food chains होते हैं, तो ये बेसिकली फ्रेंचाइजी होता है। यहाँ पर आपको बेनिफिट ये होता है कि गुडविल तो उसका मिल गया, लाइक इफ आई नो कि ये भी मैकडी ये भी मैकडी है, तो मैं कहीं की भी मैकडी में जाके खा सकती हूँ, तो गुडविल तो उसका ऑब्वियसली मिल जाता है। लेकिन फ्रेंचाइजी देने से पहले कंपनी कुछ क्वेश्चंस रेज करती है, कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है, जैसे कि आपका कौन से लोकेशन में आप चेन स्टार्ट करने वाले हो। तो यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि जो फूड चेन होते हैं हमेशा मार्केट एरिया में और हाईली क्राउडेड एरियाज में स्टार्ट होते हैं, तो वो हमेशा कंडीशन दो चार रखेगा कि आप जो फूड चेन शुरू कीजिएगा वो हाईली ये हो सकता है मार्केट एरिया में होना चाहिए, ठीक है, और मतलब सारे सिस्टम और सारे रूल्स आपको कंपनी के अपनाने पड़ेंगे, तब ये सब अग्रीमेंट होता है, उसके बाद फ्रेंचाइजी कंपनी देती है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि मैकडी, अगर आप एक मैकडी में गए, मान लीजिए गांधी मैदान के मैकडी में आप गए और आपको वहां पर उन्होंने स्पॉइल्ड फूड दे दिया, सो यू आर नॉट गोइंग टू ब्लेम कि ये गांधी मैदान वाला मैकडी, बट यू आर गोइंग टू ब्लेम द होल कंपनी दैट ये मैकडी जो है इसमें फूड खराब मिलता है। एंड मे बी इन फ्यूचर ऑल्सो व्हेन यू विल मूव टू द अदर प्लेसेस, आप किसी और प्लेस में जाइएगा तो यू आर नॉट गोइंग टू रेफर द मैकडी अगेन। So because they don't want to spoil the goodwill of the company, they don't want to spoil the image of the company, they are already mentioned all the rules and regulations every food chain or franchisee company have to follow. तो ये बेसिकली सिचुएशन होता है। फ्रेंचाइजी आप लोग के सिलेबस में खैर नहीं दिया हुआ है, लेकिन एंटरप्रेन्योर में फ्रेंचाइजी भी एक टॉपिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने फ्रेंचाइजी आप लोग को बता दिया। एक तरीके से ये बॉन्ड अग्रीमेंट होता है जहां पर आप दूसरे के बिजनेस आइडियाज वगैरह के हिसाब से अपने बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उसको फुलफिल कीजिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। एक हेफ्टी अमाउंट यानी अच्छा खासा अमाउंट दे आर टेकिंग, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड सम टाइम दे आर टेकिंग इट इन द ईयरली बेसिस एंड प्रॉफिट बेसिस। यस अंकित, अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इफ यू विल स्टार्ट अ ज्वेलरी बिजनेस, राइट, सो दैट इज अ नॉर्मल बिजनेस, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। आप एंटरप्रेन्योर नहीं है क्योंकि आप कुछ आइडिया ऐसा लेकर नहीं आ रहे हैं जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है। यू आर अडॉप्टिंग द आइडिया विच इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द वर्ल्ड, राइट। So they are not they are businessmen, they are not entrepreneur. Entrepreneur are those person who started the business with a innovative and creative idea and or we can say a distinct idea, एक अलग आइडिया के साथ जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस, ठीक है। आप अपनी तरीके पैशन होता है, जैसे कि जो आप लोगों ने इतना प्रेजेंटेशन बनाया था उसमें मेजॉरिटी आप देखिए कि सबके आइडियाज यूनिक थे। किसी का भी ऐसा आइडिया था जो ऑलरेडी इंडिया में चल रहा हो। जैसे जब नायका आया तो दैट लेडी फाल्गुनी नैयर शी स्टार्टेड दैट बिजनेस, तो उस समय ऐसा बिजनेस स्टार्ट किसी ने नहीं किया था। मतलब देयर वर ई कॉमर्स बट स्टिल जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे ऑल ओवर ग्लोबल इकोनॉमी में जो आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो इजीली मार्केट में, इंडियन मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होगा, मे बी दिल्ली या कुछ ऐसे कैपिटल सिटीज में कह सकते हैं कि कुछ सिटीज और कैपिटल में अवेलेबल हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में अवेलेबल नहीं था। अब ऐसे प्रोडक्ट्स को घर तक पहुंचा देना, दैट इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव, राइट। तो ये तरीका जो कह सकते हैं कि जो आप लेकर आएंगे, अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस आइडिया के साथ भी चलते हैं तो उसमें भी कुछ इनोवेशन करते हैं तो भी आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ठीक है। तो इन आप जब कुछ इनोवेटिव और बेटर आइडिया आप लगाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली एंटरप्रेन्योर कहते हैं। बेसिकली मीनिंग यही है एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। बिजनेसमैन बनना, बिजनेस शुरू करना, एक कपड़े की दुकान खोलना, वो एंटरप्रेन्योर नहीं होते, वो बिजनेसमैन होते हैं। क्लियर हो गया? तो मैम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो मेरा तो इसका कोई आइडिया लग नहीं रहा, सारा तो हेडक्वार्टर से ही आएगा। हाँ, तो ये जब आप एक फ्रेंचाइजी लेते हैं, सारे तरीके से आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर में तब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बट आपके इनोवेटिव आइडिया, आप सोल आइडिया के साथ या और मतलब कह सकते हैं एक नॉर्मल सोल पर्सन या कुछ ग्रुप्स के लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जब अगर कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है तो यहाँ पर आपका आइडिया काम नहीं आएगा, बट आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आप बस एक क्या कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड गुडविल का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल अमाउंट दे रहे हैं
और आप एक रिजिड वे ऑफ वर्क में, रिजिड एटमोस्फेयर में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो रूल रेगुलेशन है यू कांट चेंज इट, यू कांट मेक इट, बट इन द केस ऑफ एंटरप्रेन्योर यू कैन मेक इट, यू कैन स्टार्ट इट, यू कैन आउटलाइन इट, यू कैन प्लान इट, राइट। तो ये सिर्फ एक डिस्टिंक्ट वे था बताने के लिए एंटरप्रेन्योर में बाकी सारी चीजों में क्या क्या डिफरेंसेस है। आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद रहे हो वो भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, और अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हो, स्टार्टिंग से जीरो से बना रहे हो, कुछ अलग बना रहे हो, डिस्टिंक्ट बना रहे हो, तो आप एंटरप्रेन्योर। क्लियर हो गया? ये थोड़ी है कि भाई आप ईडी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है ये 2006 में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, एमएसएमई को लॉन्च किया गया 2006 में। और इसको कैसे लॉन्च, यस पीयूष, यस, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जरूर लिख लीजिए एमएसएमई में, ठीक है, लिखिए एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेंटिव एंड सब्सिडीज, और कौन कौन से इंसेंटिव और मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कौन कौन से वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो लिखिए सबसे पहले एमएसएमईज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर entities that are involved in production, manufacturing and processing of goods and commodities. MSME are entities that are involved in production, manufacturing and processing of goods and commodities. जो MSME है ये क्या है, इसमें एंटिटीज है बहुत सारे जो बेसिकली क्या काम करते हैं, कॉमोडिटीज प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, बट ज्यादातर ये कोई हाईटेक प्रोडक्ट्स और हाई लेवल प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये मैं एड ऑन करके बता रही हूँ आप लोगों को कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन, एक्सेसिव कुछ हाई टेक्नोलॉजी वगैरह के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं इसमें। नॉर्मल ऐसे प्रोडक्ट्स जो डे टू यूज वाले आते हैं, जैसे कॉटन प्रोडक्ट, कॉटन में कॉटन्स वगैरह बनाना, बैंगल्स बनाना, कैंडल वगैरह बनाना, स्मॉल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसका एक पूरा फुल लिस्ट है जो मैं अभी आप लोगों को वो भेज दूंगी, या तो फिर मैं किसी दिन क्लास में बता दूंगी, ठीक है। लगभग 100 से ज्यादा जो लिस्ट में आपके 100 से ज्यादा सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है एमएसएमई। तो ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोसेसिंग करते हैं गुड्स और कमोडिटीज का। लिखो आगे, द कंसेप्ट ऑफ एमएसएमई was introduced by GOI, Government of India, through through MSME Development Act, through MSME Development Act 2006, ठीक है। 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इम्प्लीमेंट किया। क्लियर है? आगे लिखिए, मिनिस्टर तो सबको पता होगा, एक दो बार हम लोगों ने जो स्माइल प्रोजेक्ट किया था तो सब लोगों ने बताया था मुझे इसका आंसर। कौन है मिनिस्टर? मिनिस्टर कौन है एमएसएमई का? मैम नितिन करके है ना, नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी कोई बात नहीं। तो जो मिनिस्टर हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, वो नितिन गडकरी हैं, ठीक है। और जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस था, ये जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट बेसिकली इसीलिए की गई थी कि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स थे जिनके प्रोडक्ट्स प्रॉपरली वो बनाते थे, सेल नहीं होता था। डिस्ट्रीब्यूशन का काम में भी एमएसएमई हेल्प करता है, कमोडिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन में भी, ठीक है। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं कि
इसमें जो सर्विस है, जो एमएसएमई जो है आपका, एमएसएमई का एग्जाम्पल में बताया था कि वहां पर जो आप लोग पढ़ाई कर रहे थे पाटलिपुत्रा में, तो वहां पर भी इसका क्या था, वहां पर भी एक उसका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, हाँ टीआरटीसी नाम था, टूल एंड कुछ करके था उसका नाम। अब कुछ इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स लिखते हैं एमएसएमई का। खैर ये बहुत अभी शॉर्टकट में है एमएसएमई का नोट्स। द एनुअल रिपोर्ट वाज जनरेटेड इन 2018 एंड 19 फॉर एमएसएमई। तो उसमें लगभग 6,08,41,245 यानी 6,08,41,245 एमएसएमई इंडिया में अवेलेबल है। कभी सोचा इतने सारे एमएसएमई है फिर भी इंडिया में ग्रोथ के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 8%। जीडीपी में जो आप लोग किस 3 चीजों को लेकर के काउंट होते, 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशियरी। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। तो लगभग ओवरऑल जीडीपी में 8% जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई का है। क्लियर है सबको? जीडीपी पता है ना? लाइक अगर मैं बात बोलूं तो लास्ट ईयर में बहुत सारे लोगों को ये मतलब बोला गया था कि आप मास्क बनाइए और उनको फिर परचेज किया था गवर्नमेंट। तो एमएसएमई के अंडर में बहुत लोग तो मास्क भी बना रहे हैं, आई गेस उसमें ये भी है। तो वही चीज है कि गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिया जाता है एमएसएमई के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनको। तो यहाँ पर वेरियस वे में गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करती है किनको, मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है, एक्सपोर्ट में हेल्प करती है, फंड्स वगैरह प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज देती है, सब्सिडीज वगैरह, एडिशनल डिस्काउंट्स वगैरह भी देती है, लोन देती है, लोन विद लो इंटरेस्ट एंड फ्लेक्सिबल टाइम तक आपको टाइम पीरियड है आपके पास। एंड उसके बाद फिर आपको बेसिकली बहुत लेस कैपिटल के साथ यू कैन स्टार्ट द बिजनेस, एज वेल एज आपको मैन पावर ट्रेनिंग, यानी लोगों को ट्रेनिंग भी कौन प्रोवाइड करता है, आपका एमएसएमई। किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक एमएसएमई का? जस्ट वेट, हम नेक्स्ट क्लास तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक्चुअल में ना फैसिलिटीज, व्हाट काइंड ऑफ बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई के द्वारा क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, व्हाट आर द वेरियस सर्विसेज व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय एमएसएमई। तो जैसे फैसिलिटीज फॉर टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग फैसिलिटी, टूल मेंटिंग फैसिलिटी, लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं कि फैसिलिटीज फॉर टेस्टिंग, टूल मेंटिंग, ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए टूल मेंटिंग, ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाता है, ठीक है। टेक्निकल एंड मैनेजरियल कंसल्टेंसी एडवाइस, आपको यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज के साथ कंसल्टेंसी एडवाइस वगैरह भी दिया जाता है एमएसएमई के द्वारा। उसके बाद फिर आपको असिस्टेंस भी दिया जाता है एक्सपोर्ट को लेकर, तो वो शायद मैंने आप लोगों को लगभग सब कवर करवा ही दिया है, ठीक है। देता है क्या क्या बेनिफिट है, लोन्स, ट्रेनिंग, ये सब समझ में सबको आ गया है। नेक्स्ट क्लास में अभी एमएसएमई के अंडर में कितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए और कितने लोगों को इन्होंने कवर किया है, ये हम पॉइंट कर लेंगे, ठीक है।